नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज सुबह 5 बजे आपके लिए डेली करंट अफेयर्स आता है, मंडे टू सैटरडे। संडे को करंट अफेयर्स नहीं आता, लेकिन मंडे को आएगा। फिलहाल आज की करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि द इकाबॉग पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत फेमस राइटर हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनकी पुस्तक पर बनी फिल्म जरूर देखी होगी। फिलहाल डिस्कशन करेंगे बाद में। आज तारीख है 29 मई और आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उनको देखने से पहले आप वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मन करे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं मन करे तो भी लाइक कर दीजिए, मेरे कहने पर कर दीजिए। तो फिलहाल चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। और आज की पहली जानकारी जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज है और आगे आने वाले कुछ सालों तक ये करंट अफेयर्स यानी ये न्यूज आपके एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट बनी रहेगी। न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में आप जानते ही होंगे, ये ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो अभी तक अध्यक्ष थे, इसका मुख्यालय संघाई चीन में है। जो अभी तक अध्यक्ष थे वो थे केवी कामत, इनका पूरा नाम है कुंडापुर वमन कामत। फिलहाल उनका रिटायरमेंट हो गया है। अब अध्यक्ष पद पर जा रहे हैं ब्राजील के, ध्यान रखिएगा कहां के, ब्राजील के मार्कोस ट्राइजो। थोड़ा सा बुरा मान गया हमारा कंप्यूटर। ब्राजील के मार्कस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब आप कहेंगे कि अगले अध्यक्ष के रूप में इन्हें कैसे चुन लिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजकल कोविड-19 के दौरान जो भी हो रहा है, ये कोरोना काल जो चल रहा है, इसमें कुछ भी हो रहा है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हो रहा है। तो वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित एनडीबी की विशेष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक के दौरान उन्हें सर्वसम्मति से चुना गया है। वह 7 जुलाई 2020 से एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे और कुंडापुर वमन कामत को रिप्लेस करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया है। भारत से अनिल किशोर जी को, इनका भी नाम आप जरूर याद रखें, भारत से अनिल किशोर जी को एनडीबी के अगले उपाध्यक्ष और सीआरओ यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में चुना गया है। तो एनडीबी के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं अनिल किशोर, जबकि अध्यक्ष बने हैं मार्कोस ट्राइजो। मार्कोस ट्राइजो ब्राजील से आते हैं और कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ब्राजील के राष्ट्रपति जो कि हमारे 71वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, उनका नाम क्या था? तो आप में से लगभग सभी ने सही कमेंट किया है, जेयर बोल्सोनारो उनका नाम है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एनडीबी के बारे में। एनडीबी को ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। ब्रिक्स से जुड़ी हुई एक न्यूज और है मेरे पास कि ब्रिक्स देशों की जो बैठक होने वाली थी, जो 12वीं बैठक होने वाली थी, जो रशिया में होने वाली थी, उसे कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते जुलाई में होने वाला ब्रिक्स देशों का जो समिट था उसको टाल दिया गया है। साथ साथ एससीओ का जो समिट होने वाला था वो भी टाल दिया गया है और ये दोनों इवेंट रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 21 से 23 जुलाई के बीच होने वाले थे, लेकिन ये दोनों इवेंट अभी टाल दिए गए हैं। तो ये जो ब्रिक्स समिट था 12वां समिट था जो टल गया है और इसकी नई डेट का भी खुलासा नहीं हुआ है कि ये नई डेट कब होगी। लेकिन जो 11वां समिट हुआ था वो आपका ब्राजील में हुआ था। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के अनौपचारिक रूप से भी जाना जाता था, ब्रिक्स समूह के देशों द्वारा स्थापित किया गया एक नए विकास बैंक का आधिकारिक नाम है। इसकी स्थापना 2014 में $100 अरब के शुरुआती पूंजी के साथ हुई थी और इसमें बहुत बड़ा रोल रहा था नरेंद्र मोदी जी का। इसका मुख्यालय संघाई चीन में है। केवी कामत को रिप्लेस किया है मार्कोस ट्राइजो ने। संस्थापक ब्रिक्स 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना सिएरा ब्राजील में की गई थी। जबकि ब्रिक्स देशों की बात करें तो ब्रिक्स देशों में चीन, भारत, ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका आते हैं। जून 2006 में ब्रिक्स देशों ने मिलकर एक समूह बनाया था और इसको जून 2006 में डेवलप किया गया था। ब्रिक्स का गठन कब हुआ? जून 2006 में। चीन, भारत, ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका। एनडीबी का मुख्यालय संघाई चीन में। मार्कोस ट्राइजो अब इन एनडीबी के नए अध्यक्ष होंगे। तो आई थिंक अब आपको ये पूरी न्यूज अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। 12वां जो ब्रिक्स समिट होने वाला था उसको टाल दिया गया है। क्यों टाल दिया गया है? कोरोना वायरस के कारण। कहां होने वाला था? रूस के पीटर्सबर्ग में। और आप गौर से देख सकते हैं ये न्यूज मैंने उठाई है 28 मई 2020 को 16:51 यानी 4:51 पर। ये इसलिए दिखा दिया कि इतने देर तक लगातार पूरे दिन एक एक न्यूज के ऊपर काम करना पड़ता है, तब जाके पता चलता है कि क्या घटित हो रहा है। अगली जानकारी तेजस से। तेजस के बारे में आप सभी को पता है। तेजस जो है इसको अभी हाल ही में भारत के एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर शिप विक्रमादित्य पर लैंड भी कराया गया था और टेक ऑफ भी कराया गया था। नौसेना के अधिकारी जयदीप मावलंकर ने इसको उड़ान भी भरवाई थी और इसको लैंड भी करवाया था। और इसके बाद तेजस जो है, तेजस भारत का
पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है जो पूरी तरह से भारत में तैयार किया गया है। इसको HAL ने तैयार किया है। लेकिन अभी ये चर्चा में क्यों है, आज ये चर्चा में क्यों है? इसका एक स्क्वाड्रन बनाया जा रहा है, उसका नंबर 18 रखा गया। स्क्वाड्रन क्या होता है? देखिए, स्क्वाड्रन जैसे आपके मिलिट्री में यूनिट होती है, उसी प्रकार एयरफोर्स में स्क्वाड्रन होता है। एयरफोर्स में स्क्वाड्रन अभी तक भारत के अंदर देखा जाए तो 18 जहाज, जिसमें कार्यशील जहाज मतलब वो कार्य करते हुए जहाज या शिप आप उसे कह सकते हैं, एरोप्लेन हो कह सकते हैं। मिग 21 का जो स्क्वाड्रन हुआ तो आप जहाजी बेड़े को स्क्वाड्रन बोला जाता है। अभी तक भारत में जो स्क्वाड्रन बनता है उसमें 18 कार्यशील जहाज रखे जाते हैं, 3 उसमें ऐसे जहाज रखे जाते हैं जो रिजर्व के फॉर्म में हो। तो हाल फिलहाल वायुसेना ने हल्के लड़ाकू विमान LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ अपने एक नए स्क्वाड्रन नंबर 18, इसका नाम रखा गया है फ्लाइंग बुलेट्स, के संचालन का शुभारंभ कर दिया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, हमारे एयर चीफ मार्शल वर्तमान समय में कौन है? RKS भदौरिया, राकेश सिंह भदौरिया ने कोयम्बटूर के निकट सुलूर वायुसेना अड्डे में इसकी शुरुआत की है। फ्लाइंग बुलेट्स क्या है? फ्लाइंग बुलेट्स तेजस का एक स्क्वाड्रन है, उसका नाम नंबर 18 है और उसको फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से बुलाया जाएगा। आधुनिक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान LCA तेजस के साथ संचालित होने वाली वायुसेना की दूसरी स्क्वाड्रन है। पहली स्क्वाड्रन कौन सी थी? पहली स्क्वाड्रन फ्लाइंग ड्रैगर्स थी। शुरू में फ्लाइंग ड्रैगर्स को सिर्फ 3 तेजस के साथ शुरू किया गया था। तेजस के साथ संचालित पहली स्क्वाड्रन का नंबर 45 था, जिसका मुख्यालय भी सुलूर वायुसेना अड्डा रहा है। बात करते हैं नंबर 18 के बारे में। नंबर 18 स्क्वाड्रन जो है इसे बहुत ही बहादुर स्क्वाड्रन कहा जाता है और नंबर 18 स्क्वाड्रन का गठन 1965 में हुआ था। इससे पहले श्रीनगर से संचालित और वहां उतरने वाला यह पहला स्क्वाड्रन था। इस स्क्वाड्रन के कुछ सैनिकों ने 1971 में बेहद बहादुरी का परिचय दिया, जिसकी वजह से कई सारे सैनिकों को परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। इस स्क्वाड्रन को इस वर्ष सुलूर बेस में फिर से 1 अप्रैल को फिर से शुरू किया जा रहा है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की बात करें तो यह देश में ही निर्मित LCA तेजस चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। LCA तेजस हल्के लड़ाकू विमान को सभी मानकों के साथ पूर्ण संचालन की मंजूरी मिल गई है, यानी अब यह पूरी तरीके से भारतीय सेना में शामिल हो गया है। इस विमान में फ्लाई बाई एयर वायर उड़ान नियंत्रित प्रणाली, एकीकृत डिजिटल वैमानिकी और बहुआयामी राडार प्रणाली है। इस सुपरसोनिक लड़ाकू विमान को अपनी तरह का सबसे हल्का और सबसे छोटा विमान माना जा रहा है। सुपरसोनिक लड़ाकू विमान उन्हें कहा जाता है जो ध्वनि की गति से भी तेज गति से चलते हैं। LCA की पूरी कहानी सुनाता हूं आपको तेजस का। 1983 अगस्त 1983 में भारत सरकार ने LCA प्रोजेक्ट को अप्रूव किया और 560 करोड़ रुपए दिए ताकि मिग 21 का जो बेड़ा है जो कि रिटायर होने वाला था उसको रिप्लेस किया जा सके। जनवरी 2001 1983 से जनवरी 2001 तक कुछ नहीं हुआ। पहला प्रोटोटाइप फ्लाइज हुआ, यानी कि इसका प्रोटोटाइप बनाया गया और उसको उड़ा के देखा गया कि क्या वाकई में ये टेक्निक काम करेगी कि नहीं करेगी। दिसंबर 2013, फिर जनवरी 2001 से दिसंबर 2013 में सिंगल इंजन तेजस जो है इसको इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस मिली, यानी कि प्रारंभिक जांच में इसे सही पाया गया और अच्छी तरीके से इसे ऑपरेशनल पाया गया। फिर जनवरी 2015 में इंडियन एयरफोर्स को पहला जेट मिला। जुलाई 2016 में IAF रेजेस फर्स्ट स्क्वाड्रन, यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने इसकी पहली स्क्वाड्रन बनाई जिसका नाम रखा गया फ्लाइंग डैगर्स। डैगर्स का मतलब समझते हैं, खंजर। फरवरी 2019 में तेजस को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिली और फरवरी 2020 में केवल 16 जेट अभी तक इंडियन एयरफोर्स को मिले हैं और उसके जरिए इन्होंने यहां पर आपका एक और स्क्वाड्रन फाइंड कर दिया है। नंबर 45 एंड नंबर 18 ये किसको मिला है? आपके तेजस को मिला है। ये तेजस का स्क्वाड्रन है। टोटल कॉस्ट अभी तक जो आई है तेजस को बनाने में वो लगभग 65,000 करोड़ आई है, जिसका एक कावेरी इंजन जब फेल हो गया था जिसकी वजह से 17,269 करोड़ रुपए का नुकसान भी यहां पर शामिल हुआ था। फ्यूचर की बात करें तो अभी मार्क 1A अभी हासिल हुआ है और ऐसी जानकारी है कि HAL 2025-26 के दौरान HAL तेजस का मार्क 2 वर्जन भी तैयार करना शुरू कर देगी जो पूरी तरीके से जगुआर को रिप्लेस करने के काबिल होगा। अगली जानकारी, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है लाख का कीट। लाख आपने सुना होगा, लाख मतलब वो पैसे वाला लाख की बात नहीं कर रहा हूं। लाख का मतलब लाख होता है टेकार्डिया लैका। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है टेकार्डिया लैका।
पूरे भारत में लाख का उत्पादन सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वहां बबूल, कुसुम और आपका टेसू के जो पेड़ पाए जाते हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुसुम और टेसू के पेड़ से निकलने वाली जो लाख होती है उसे कुसुमी लाख भी कहते हैं। ये देश की सर्वश्रेष्ठ कोटि की लाख होती है। लाख का उपयोग पेंट, वार्निश, चूड़ियां बनाने में, प्लास्टिक के खेल खिलौने बनाने में बहुत जगह इसका उपयोग किया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि लाख की खेती करना या लाख का उत्पादन करना अपने आप में एक फायदे का सौदा है। छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जिन्होंने हाल ही में राज्य के वन विभाग लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने का प्रस्ताव पर मंजूरी दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लाख की खेती करते हैं या लाख का उत्पादन करते हैं वो किसी तरीके से अपने आप को डेवलप कर सके, और सरकार उनकी कृषि तौर पर जैसे फार्मर्स की मदद करती है, जैसे किसानों की मदद करती है, वैसे जो भी सब्सिडी उनको प्राप्त होती है वो सब्सिडी भी उनको प्राप्त हो सके। इस वजह से छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे शुरू किया है और जल्दी ही इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। हजारों लाख कीट मेजबान पेड़ों की शाखाओं पर निवास करते हैं और लाख वर्ण का स्त्राव करते हैं। नर और मादा में अगर देखा जाए तो वैसे तो दोनों ही लाख का स्त्राव करते हैं। वो अपने जो भी दंत होते हैं उनको पेड़ की छालों पे घुसेड़ देते हैं और उसका रस चूसते हैं और उसके बाद लाख का स्त्राव करते हैं, यानी लाख निकालते हैं। धीरे धीरे सर जो पूरा कवच होता है वो पूरे कीड़े को ढक लेता है, और इसे पेड़ों से निकालने के लिए इसे बाकायदा ऐसे खुरचना पड़ता है। खुरचने के बाद इसको पीसा जाता है, फिर उसके बाद कई सारे प्रोसेस होते हैं और उसके बाद पत्थर लाख बनाई जाती है। पत्थर लाख मतलब एक पतली सी परत होती है लाख की, और जिसको औद्योगिक उत्पादन के लिए भेज दिया जाता है। छत्तीसगढ़ देश में लाख के प्रमुख उत्पादकों में से एक और इस कदम से लाख की खेती करने वालों किसानों को भी उत्पादकता और ऋण उपलब्धता बढ़ेगी, और वो भी किसान की तरीके ट्रीट किए जा सकेंगे। उनको भी किसानों जैसी सारी सुविधाएं, जो भी ऋण सुविधाएं वगैरह होती हैं, वो उन्हें मिल पाएगी। तो छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना है जो लाख की खेती को कृषि आधारित गतिविधि में शामिल करेगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रोजगार संगी ऐप आपने सुना होगा। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा शुरू किया गया था कि छत्तीसगढ़ के जो भी बेरोजगार हैं वो इस ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, और उसके जरिए सरकार को यह पता चल सके कि कितने लोग बेरोजगार हैं और किस तरीके से उनकी योजना का कार्यान्वयन करना है, और अगर उनकी स्किल के मुताबिक कोई भी रोजगार उनके प्रदेश में है तो वो उन्हें मुहैया कराना है। इसके बाद भूपेश बघेल जी ने अभी हाल ही में गौरेला, पेंड्रा, मैवाही नाम का एक 28वां डिस्ट्रिक्ट जो है वो छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ में 28वां जिला बना है गौरेला, पेंड्रा, मैवेही। कैपिटल छत्तीसगढ़ की रायपुर है। गवर्नर यानी राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल है। नेशनल पार्क इंद्रावती, जिसे कुतरू नेशनल पार्क भी कहा जाता है, फेमस नेशनल पार्क है आपका छत्तीसगढ़ का। इसके बाद कांगड़ा वैली नेशनल पार्क, जिसे कांगेड़ वैली नेशनल पार्क भी कहते हैं, और गुरु घासीदास, जिसे संजय नेशनल पार्क भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि ये छत्तीसगढ़ में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बाडालखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बोराम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपकी इंपॉर्टेंट सेंचुरी हैं जो आपके छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। एक अगली जानकारी है, एक नई सिल्वर फिश की प्रजाति खोजी गई है। देखिए, जब भी किसी प्रजाति खोजी जाती है या किसी जीव जंतु की कोई नई प्रजाति होती है तो ऐसी स्थिति में आपको यह याद रखना चाहिए कि उस जीव जंतु की प्रजाति का नाम क्या है और उसका नामकरण क्या किया गया है और उसको कहां खोजा गया। बस दो ही चीजें अगर इंपॉर्टेंट होती तो फिलहाल यहां पर तमिलनाडु में फिश की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम रखा गया है पुंटियस सेंक्टस। पुंटियस सेंक्टस जो है ये तमिलनाडु के विल्लंकनी कोल्लम स्थित कॉलेज के जूलॉजी डिपार्टमेंट में खोजी गई है। हाल फिलहाल इसका जो नामनक्लेचर किया गया, इसका नाम किया गया है वो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के जू बैंक के साथ किया गया है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु से एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि इसरो का जो सेकंड उपग्रह सेंटर खोला जा रहा है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र खोला जा रहा है, वो तमिलनाडु के तूतीकोरिन में खोला जा रहा है। तो पुटियन सेंक्टस याद रखेंगे किसकी प्रजाति है, सिल्वर फिश की एक प्रजाति है, तमिलनाडु में खोजी गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, के पलानीस्वामी, और आपके गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। अगली जानकारी है WHO के सहयोग के लिए एक नए फाउंडेशन का गठन। नए फाउंडेशन की जरूरत क्या है? आप सभी ने अगर थोड़ा सा ध्यान से न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या इधर कुछ दिन पहले की न्यूज ध्यान दी होगी तो मैंने बताया है कि अमेरिका ने WHO को फंडिंग देने से मना कर दिया है। अमेरिका जैसा देश अगर WHO को फंडिंग देना बंद कर देगा तो ऐसी स्थिति में WHO के पास वित्तीय दिक्कतें शुरू हो सकती हैं, और अमेरिका की बात मानने में भी WHO को दिक्कत है कि वो अमेरिका जिस तरह से तानाशाही तरीके से अपनी बात मनवाना चाहता है उसमें भी दिक्कत। कुछ अभी आरोप भी लगे WHO पे, जो विश्व स्वास्थ्य सभा हुई थी 22 मई के दौरान, वहां पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का गठन भी किया गया और एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इस बार जो अध्यक्ष बना है वो भारत बना है, ये भी आपको याद होगा।
एग्जीक्यूटिव बोर्ड यानी कि कार्यकारी निकाय का जो अध्यक्ष बना है वो भारत बना है। इसका मतलब यह है कि डब्ल्यूएचओ की आगे आने वाली नीतियों में भारत का रोल जो है वो अहम रहने वाला है। भारत जिस तरीके से डिसाइड करेगा, जिस तरीके से नीतियों का कार्यान्वयन करना चाहेगा, उसमें डब्ल्यूएचओ का रोल बहुत ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल टेड्रोस एधनॉम जो कि डब्ल्यूएचओ के वर्तमान समय में मुखिया हैं, उन पर भी चीन का सहयोग करने का आरोप लग रहा है। ऐसे में डब्ल्यूएचओ जो है ये पूरे विश्व के निशाने पर आ गई है और कोरोना से जुड़ी हुई जांच के मामले में भी यहां पर एक मसौदा पेश किया गया है। अब इन सब दिक्कतों के साथ चलते हुए डब्ल्यूएचओ ने एक एहतियातन कदम उठाया है कि उसने अपना फंडिंग इकट्ठा करने के लिए एक डिपार्टमेंट अलग ही बना दिया कि तुम्हारा काम होगा, तुम सीधे सीधे फंडिंग लेके आओगे। तो हाल फिलहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 मई 2020 को वैश्विक महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन नामक एक संस्था की घोषणा की है। वैसे तो ये डब्ल्यूएचओ से अलग होगी। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है और इस फाउंडेशन के तहत किसी महामारी से निपटने हेतु फंडिंग इकट्ठी की जाएगी, जिसमें न सिर्फ बड़े देशों बल्कि आम लोगों से भी सहायता ली जाएगी। ये एक स्वतंत्र संगठन होगा जिसमें मौजूदा तरीकों से हटकर फंडिंग को जुटाया जाएगा। हो सकता है इसके लिए वो प्रोग्राम शुरू करें, हो सकता है इसके लिए कोई वो फिल्म वगैरह बनाए, डॉक्यूमेंट्री बनाए, जिसके जरिए ये पैसा फंडिंग जुटाया जाए, एनजीओ की सहायता से फंडिंग जुटाया जाए या किसी देश से हेल्प मांगी जाए तो इस तरीके से फंडिंग जुटाई जाएगी। लेकिन बेसिक जो नीड है फंडिंग की वो यही है कि अमेरिका का मना करना, और कई देशों ने जब डब्ल्यूएचओ को कटघरे में खड़ा कर दिया है तो डब्ल्यूएचओ को इस तरीके एहतियातन अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए इस तरह के काम करने भी पड़ेंगे। अगली जानकारी पर चलते हैं। एनपीसीआई ने डेवलप किया है पीएआई। पीएआई आप इसे पर्सनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। तो फिलहाल भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये क्या करता है, अगर मैं आपको ये समझा पाया तो आपको पीएआई का मतलब भी समझ में आ जाएगा। आपने बहुत सारे डिजिटल पेमेंट फीचर देखे होंगे या डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया होगा, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे एक्सेट्रा वगैरह। ऐसे में आपने यूपीआई भी सुना होगा, भीम यूपीआई भी सुना होगा, फास्टैग भी सुना होगा। ऐसे कई सारे जो भी डिजिटल भुगतान के लिए, रुपे कार्ड आपने सुना होगा, ये जो भी डिजिटल भुगतान के लिए भारत के अंदर जितना भी डिजिटल भुगतान होता है उन सभी की मातृ संस्था यानी कि उस सभी की पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनपीसीआई है। बिना एनपीसीआई के अप्रूवल के, बिना एनपीसीआई के परमिशन के कोई भी संस्था इस तरह का डिजिटल पेमेंट लेन देन नहीं कर सकती। तो हाल फिलहाल एनपीसीआई ने अपने जो भी प्रोडक्ट हैं जैसे फास्टैग, रुपे, यूपीआई, एईपीएस के बारे में जानकारी देने के लिए एक इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित बॉट लॉन्च किया है। बॉट का मतलब यह होता है कि एक सहयोगी, जैसे आप इससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ भी टाइप करेंगे तो इसके पीछे कोई भी नहीं होगा, मतलब उधर से जवाब देने के लिए सिंपल कंप्यूटर अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके, आपके दिए हुए कीवर्ड का प्रयोग करके आपके हिसाब से उत्तर तलाशेगा। तो हाल फिलहाल भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक चैटबॉट पीएआई लॉन्च किया गया है। इस चैटबॉट को वास्तविक समय के आधार पर एनपीसीआई के उत्पादों जैसे फास्टैग, रुपे, यूपीआई, एईपीएस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है, जिससे भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन में सुधार आएगा। चैटबॉट पीएआई को बेंगलोर स्थित एक स्टार्टअप को रोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। अब बात करते हैं एनपीसीआई के बारे में। एनपीसीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक निगम है, एक संस्था है जिसे भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एकमात्र संस्था के रूप में कल्पित किया गया है। इसकी स्थापना 2008 में हुई और यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है और प्रमुख बैंकों का संघ यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन, भारतीय बैंक एसोसिएशन जो है और आरबीआई ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 2008 में हुई और इसके जो हेड है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, वो है विश्व मोहन महापात्रा, जबकि एग्जीक्यूटिव अधिकारी यानी कि सीईओ है दिलीप एसबे। इसकी जो संस्थापक संस्था है भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ ने मिलकर सोचा कि क्यों ना डिजिटल बैंक या डिजिटल भुगतान के लिए एक नई संस्था बना दी जाए जिसका काम ही हो कि डिजिटल भुगतान वो अपना देखते रहे और पूरा का पूरा जितने भी देश में डिजिटल भुगतान होते हैं, डिजिटल लेन देन होता है, उसका पूरा ब्यौरा वो एनपीसीआई रखे। और जो भी इस तरह की समावेशन चाहते हैं, जो भी इस तरह की सुविधा चाहते हैं डिजिटल, तो उनके जो परमिशन का काम है वो भी उसी का है। लेकिन इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है ये भारत के अंदर जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंकों का संघ है और ये एक तरह से उन बैंकों की आवाज है जो रिजर्व बैंक के लिए उठती है। मतलब कि मान लीजिए कभी रिजर्व बैंक कुछ गलत कर देता है या रिजर्व बैंक कोई ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगा देता है या कोई ऐसा आदेश पारित कर देता है जिससे बैंकों का जो
फायदा है वो थोड़ा सा दिक्कत में आ जाए, इस वजह से उसकी आवाज भी तो सुननी चाहिए। तो इसके लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन का गठन किया गया था और इसका गठन 26 सितंबर 1946 को मुंबई में किया गया था। वर्तमान समय में सुनील मेहता जी जो हैं वो आईबीए के हेड हैं। मैं बता तो देता हूं, आप इसको नोट भी कर लिया करो। सुनील मेहता जो है वो भारतीय बैंक संघ के हेड हैं और ये अपॉइंटमेंट 27 जनवरी 2020 का है। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है कि भारतीय बैंक संघ के जो हेड हैं यानी सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो कौन है? सुनील मेहता। ये वेबसाइट है एनपीसीआई की और यहां पर ये आपको नजर आएगा पीएआई बॉट। आप यहां पर अपना क्वेश्चन यहां पर डालोगे, ऑटोमेटिकली ये आपको आंसर कर देगा। और ये वो प्रोडक्ट है जैसे यूपीआई, रुपए कॉन्टैक्ट, रुपए प्रीपेड, भीम, आईएमपीएस, एनटीसी, भारत बिल पे, *99#। इसको याद रखिएगा। अगर आप किसी भी तरह से मोबाइल बैंकिंग करना चाहते हो और आपके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है तो आप *99# नाम का एक डायल टोल फ्री नंबर है जिस पर आप यूज कर सकते हो और इसके जरिए आप बैंकिंग जैसी गतिविधियों को अपने मोबाइल फोन के जरिए भी संचालित कर सकते हो। तो एनपीसीआई का बॉट बना है पाई। अब बॉट से मुझे एक और नाम याद आ रहा है, इवेंट बॉट। इवेंट बॉट क्या है? इवेंट बॉट एक मालवेयर है। मालवेयर आप इसे ट्रोजन वायरस भी कह सकते हैं। CERTN यानी कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, CERT है ये, सॉरी, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इसका काम ये है कि अगर कहीं पर भी कोई साइबर अपराध ऐसा नजर आ रहा है जिससे आपके पैसे जा सकते हैं तो उसके बारे में आपको सूचित करना। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, मुश्किल से मुझे लगता है 15 दिन हुए होंगे, उस दिन पहले 15 दिन पहले इवेंट बॉट नाम के एक ट्रोजन के बारे में CERT ने एक विज्ञप्ति जारी की थी, एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया था और यह बताया था कि इवेंट बॉट जैसा ट्रोजन जो है ये अगर आपके फोन पे चला जाएगा तो आपके फोन से जितनी भी बैंकिंग गतिविधि है उसको ये चुरा लेगा। तो इससे सावधान रहने के लिए भी अभी ये सूचना जारी की गई थी। क्योंकि अभी बॉट का नाम याद आया तो मुझे अचानक से ये भी याद आ गया। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। सेबी ने NHAI पर 7 लाख का जुर्माना ठोक दिया। 7 लाख का जुर्माना NHAI पर क्यों ठोका? ऐसा पहली बार नहीं है कि NHAI ने ये गलती की है। NHAI लगभग 2016 से ये गलती करते चले आ रहे हैं कि सेबी, क्योंकि वो बाजार का नियामक है। नियामक मतलब कौन कितना पैसा डाल रहा है, कितना पैसा निकाल रहा है, किसको आईपीओ लॉन्च करना है, किसको आईपीओ नहीं लॉन्च करना है। इन्वेस्टर यानी कि जो निवेशक है, जैसे हम और आप, हम और आप शेयर खरीदते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो हमारे पैसे की रक्षा करने का जो काम है वो सेबी का है। सीधे बहुत आसान भाषा में ये मतलब आप सेबी का समझ लो। सेबी क्या करता है? कंपनियों को रेगुलेट करता है, कंपनियों को ऊपर दबाव बनाता है कि भाई आप अगर जनता से पैसा लेना चाहते हो, जनता का निवेश आकर्षित करना चाहते हो तो अपने बारे में जानकारी भी दो कि भाई पिछले 6 महीने में कितना मुनाफा किया है, कि पिछले 6 महीने में कितना वित्तीय लेन देन किया है। NHAI यही गच्चा खा गया। सेबी की गाइडलाइन है कि आपको 6 महीने के अंदर अपना जो भी वित्तीय लेन देन है उसका डेटा आपको देना पड़ेगा। लेकिन हाल फिलहाल NHAI एक बार फिर यानी 2015-16 से 5-6 बार ऐसा हो चुका है और अंत में सेबी जब परेशान हो गए तो उन्होंने इनके ऊपर 7 लाख का जुर्माना लगा दिया है। और सेबी का बयान भी था कि इससे निवेशक और बाजार नियामक दोनों को परेशान होना पड़ता है। निवेशक कौन? हम और आप। बाजार नियामक कौन? सेबी। दोनों को परेशान होना पड़ता है। क्यों? मान लीजिए हम सोच रहे हैं कि हम NHAI में पैसा लगाएं, लेकिन NHAI ने अपना डेटा अपडेट ही नहीं किया, जिसकी वजह से हमें उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। या जब हमारे पास पैसा था तब NHAI ने अपना डेटा अपडेट नहीं किया और जब अपडेट किया तो हमारे पास पैसा नहीं है। तो इससे जो निवेशक है उसको नुकसान हुआ। बाजार नियामक क्या है? वो पूरी तरीके से जब आप सबका डेटा वो अपलोड कर चुके हैं, सारी चीजें वो लगा चुके हैं मार्केट में, उसके हिसाब से कैलकुलेशन पेश कर चुके हैं, उसके बाद अब अपना डेटा दे रहे हैं, तो वो डेटा किसी काम का नहीं। तो इसलिए सेबी ने क्या किया है? सेबी ने NHAI पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। अब बात कर लेते हैं NHAI और सेबी के बारे में। NHAI जो है ये आपका भारतीय सीमा के अंतर यानी भारत के अंदर जितना भी सड़क निर्माण होता है, मेन सड़क निर्माण होता है, उसके काम देखती है। उसका रखरखाव का पूरा कार्य का जो जिम्मा है वो आपका NHAI पर है। और हाल फिलहाल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और सुखबीर सिंह सिंधु जो है वो इसके हेड है, वर्तमान समय में इसके चेयरमैन। सेबी जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी, लेकिन 1992 में अधिनियम पारित होने के बाद 30 जनवरी 1992 को इसको पूरी तरह से मान्यता प्राप्त हुई। सेबी के अध्यक्ष वर्तमान समय में अजय त्यागी हैं। इस बार एसएससी सीजीएल ने सेबी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा था कि सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो वो बबीता रायडू हैं, जिन्हें सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है, उनकी नियुक्ति की गई है। तो सेबी के हेड कौन है? अजय त्यागी। सेबी और NHAI की बात हमने क्यों की? क्योंकि सेबी ने अभी हाल ही में 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है NHAI पर। क्यों लगाया है? आप
जान गए हैं। अगली जानकारी है आईआईटी मद्रास ने, यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने नॉर्थ टेक्सास की यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड स्टेट ऑफ आर्मी लैब के साथ एक साझेदारी की है। उन्होंने साझेदारी की है ताकि कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सके। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? कार्बन फुटप्रिंट एक पर्यावरण से जुड़ी हुई अवधारणा है, कंसेप्ट है। इसका मतलब होता है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। कोई भी आपकी गाड़ी है, मान लीजिए वो काफी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रही है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है? मीथेन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इस तरीके से ये जो गैसें हैं ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही हमारा पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है और जलवायु जो बनी रहती है वो बहुत सारा वो अलग ही निकल जाएंगे, तो उसको थोड़ा सा रोकते हैं, यहां पर रुकते हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, ईंधन दक्षता बढ़ाने के लिए ऑटोमोबाइल उद्योग में स्टील और एल्युमिनियम को बदलने के लिए मैग्नीशियम मिश्र धातु का प्रयोग करने की बात की है। मतलब हमारी जो गाड़ियां बनती हैं वो स्टील से बनती हैं या एल्युमिनियम से बनती हैं, तो उनकी जगह अब मैग्नीशियम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाएगा। फायदा क्या होगा? मैग्नीशियम मिश्र धातु वजन के मामले में हल्का रहता है। हल्का होने से ये देखा जाता है कि जो भी वाहन हल्के होते हैं वो जो ईंधन होता है उसको काफी बचत करते हैं और उसको कम जलाते हैं। कम जलाएंगे, उत्सर्जन कम होगा। उत्सर्जन कम होगा, कार्बन फुटप्रिंट यानी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी कम होगा, और इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। तो आईआईटी मद्रास ने एक टेक्नोलॉजी विकसित करने की कोशिश की है जिसमें वो मैग्नीशियम मिश्र धातु बनाएंगे जो कि हमारे स्टील और आपका एल्युमिनियम को रिप्लेस कर देगा। आई थिंक क्लियर। चलिए, सबसे हल्के और ऊर्जा सकुशल संरचनात्मक मटेरियल में से एक मैग्नीशियम मिश्र धातुएं ऑटोमोटिव और एरोस्पेस घटकों में स्टील और एल्युमिनियम मिश्र धातुओं का आदान प्रदान करने के लिए आदर्श मटेरियल है, क्योंकि उनका चयन घनत्व एल्युमिनियम का 2/3 और स्टील का 1/4 होता है। क्योंकि हल्के वाहन चलने के दौरान कम ईंधन की खपत करते हैं और वह इस तरह से ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो आईआईटी मद्रास जो है वो डेवलप कर रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं स्वामी रामदेव जी, वर्तमान समय में भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक पतंजलि। उन्होंने अपना खुद का एक मार्केट प्लेस लॉन्च किया है, उसका नाम रखा है ऑर्डर मी, और 10,000 डेली इसमें जो हो रहा है, मतलब ट्रांजैक्शन वगैरह चालू है, लोग इसे मार्केट प्लेस से खरीद रहे हैं। तो स्वामी रामदेव जी की पतंजलि ई कॉमर्स ने अपने ऐप ऑर्डर मी के माध्यम से औसतन 10,000 दैनिक लेन देन के साथ कार्य शुरू किया है। ऐप कुछ दिन पहले ही लाइव हुई थी। ऐप का नाम पवित्र ध्वनि और भारतीय धर्मों में से एक आध्यात्मिक प्रतीक ओम, ओ फॉर ऑर्डर और एम फॉर मी, ओम बना के इन्होंने अपना जो ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य अपने प्लेटफॉर्म पर भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स की बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ने की बात यहां पर की गई है। तो ऑर्डर मी पतंजलि का ऐप है। यह है जेके राउलिंग। यही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था। जेके राउलिंग, जब मैं छोटा था तो मैंने पहली बार हैरी पॉटर देखा और हैरी पॉटर देखकर मैं दीवाना हो गया। एक फिल्म आई, मजा आया, दूसरी आई और मजा आया, तीसरी आई और मजा आया, और जितनी फिल्में आती गई मैं देखता चला गया। एक टाइम तो ऐसा होता था कि हैरी पॉटर की फिल्म में एक दिन में 3-3, 4-4 बार देखता था। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। हैरी पॉटर जो है ये कैरेक्टर जेके राउलिंग ने ही डेवलप किया है, और जेके राउलिंग की एक किताब और आई है सामने, इसका नाम है इकाबॉग। इकाबॉग किताब जो है इसका ये ओरिजिनल प्रिंट पे तो नहीं आई है, लेकिन अभी ये आपका इंटरनेट संस्करण यानी कि ई संस्करण आपको देखने को मिल जाएगा, और बड़ी बात यह है कि ये आपको फ्री में मिलेगा। तो फिलहाल ब्रिटिश लेखिका जेके राउलिंग ने 26 मई को अपनी नई बाल पुस्तक द इकाबॉग का इंटरनेट संस्करण जारी किया है। इस पुस्तक की कहानियों को 10 जुलाई तक प्रत्येक दिन किस्तों में theikabog.com पर मुफ्त में प्रकाशित किया जाएगा। इसका आधिकारिक प्रकाशन नवंबर 2020 में किया जाएगा। जेके राउलिंग का पूरा नाम जॉन कैथलीन राउलिंग है। वह एक ब्रिटिश लेखिका है। अंग्रेजी में लिखा उनका उपन्यास श्रृंखला हैरी पॉटर 21वीं सदी का सबसे मशहूर उपन्यासों में से एक है। जेके राउलिंग 2012 में वयस्कों के लिए अपना पहला उपन्यास द कैजुअल वैकेंसी, और 2013 में उन्होंने रॉबर्ट गैलग्रेथ नाम से एक अपराध उपन्यास प्रकाशित किया था। तो जेके राउलिंग की नई बुक द इकाबॉग ई संस्करण आ गया है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह है न्यू इंडिया इंश्योरेंस महाप्रबंधक FN राजेश्वरी को बैंक्स बोर्ड ऑफ ब्यूरो ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और MD के रूप में चुना है। LIC के बाद ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, और इसकी गठन ही किया गया था कि ताकि LIC की मदद की जा सके। वह AV गिरजा कुमार की जगह लेंगी, जो इस महीने 60 साल की उम्र तक पहुंच जाएंगे और इस वजह से वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। राजेश्वरी एक योग्य चार्टेड अकाउंटेंट हैं और वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा उद्योग के दूसरी वरिष्ठतम GM हैं और मई 2020 में सेवानिवृत्त होंगी। उन्होंने चेन्नई बेस्ड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के
साथ एक बीमा करते के रूप में अपने कैरियर शुरू किया था और बाद में उन्हें डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में एनआईए में स्थानांतरित कर दिया। यानी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की महाप्रबंधक एसएन राजेश्वरी अब बनेगी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की प्रबंधक। ये जो स्लाइड है, ये जो न्यूज है, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं या इंश्योरेंस सेक्टर का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल परेशान मत हुआ करें, बैंकिंग का भी रहता है, इंश्योरेंस का भी रहता है, किसी भी तरह का कोई भी करंट अफेयर्स है वो यहां पर आपको जरूर मिलेगा। द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का लिमिटेड का जो प्रारंभ हुआ था ये 12 सितंबर 1947 को हुआ था और इसके जो मालिक है यानी कि पूरी तरह से जो भारत सरकार के अधीन काम करने वाली कंपनी है और अभी तक आप देख रहे हैं कि एवी गिरजा कुमार जो थे वो इसके चेयरमैन थे, लेकिन अब एसएन राजेश्वरी जी इसकी चेयरमैन बन जाएंगे। अब बारी है आज के हमारे क्विज की और डिटेल सेक्शन खत्म। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा कितने राशि का जुर्माना लगाया गया है? यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर सेबी ने कितने रुपए का जुर्माना लगाया? 7 लाख रुपए का। मद्रास आईआईटी मद्रास ने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए और ईंधन दक्षता बढ़ाने के लिए किस धातु के मिश्र धातु डेवलप करने की बात की है? तो वो मैग्नीशियम मिश्र धातु को डेवलप करने की बात की है ताकि स्टील और एल्यूमिनियम को रिप्लेस किया जा सके। स्वामी रामदेव जी की पतंजलि ने ई कॉमर्स में अपनी कौन सी ऐप शुरू की है? उसका नाम है ऑर्डर मी, जिसे ओम भी कहा जाएगा, ऑर्डर मी। किसको न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष रूप में चुना गया है? तो वह है मार्कोस ट्राइजो। किसको बैंक्स बोर्ड ब्यूरो द्वारा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और एमडी के रूप में चुना गया है? तो वो है एसएन राजेश्वरी। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने का निर्णय लिया है? तो वह है छत्तीसगढ़। हाल ही में सुर्खियों में रही पुंडियन सेक्टर्स किसकी प्रजाति है? मछली की प्रजाति है। द इकाबाव पुस्तक के लेखक कौन है? जेके रावलिंग। वायुसेना ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस के साथ अपने नए स्क्वाड्रन नंबर 18 जिसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया फ्लाइंग बुलेट। इससे पहले वाली जो स्क्वाड्रन थी उसका नंबर 45 नाम क्या था? फ्लाइंग ड्रैगन्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक महामारी से चुनौती निपटने के लिए एक नई संस्था की घोषणा की, उसका नाम क्या रखा जाएगा? WHO फाउंडेशन, एनजीओ बना दिया। चैटबॉट को वास्तविक समय के आधार पर एनपीसीआई जैसे उत्पादों के बारे में जानकारी देने के लिए किसका शुरुआत किया है? एनपीसीआई ने PAI का। और किसको न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? मार्कोस ट्राइजो, ये दोबारा आ गया। किसको बैंक ब्यूरो ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और एमडी के रूप में चुना गया है? एसएन राजेश्वरी, ये भी आपका दोबारा आ गया। अब बारी है आज हमारे क्विज की। द इकाबाव पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए और कौन है बताइए, याद करिए। तो भाई इकाबाव पुस्तक के जो लेखक है वो है जेके रावलिंग। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने का निर्णय लिया है? तो वह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। हाल ही में सुर्खियों में रही पुंडियन सेक्टर्स किसकी प्रजाति है? ये एक फिश की प्रजाति है जिसे तमिलनाडु के एक जूलॉजी विद्यालय से खोजा गया है। वायुसेना ने हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस के साथ अपने नए स्क्वाड्रन नंबर 18 का नाम क्या रखा है? उसका नाम रखा है फ्लाइंग बुलेट्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए किस संस्था की घोषणा की है? तो वो है WHO फाउंडेशन। चैटबॉट को वास्तविक समय के आधार पर एनपीसीआई के उत्पादों जैसे फास्टैग, रुपए, यूपीआई, एपीएस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है PAI, पाई। किसको न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो वो है आपके मार्कस ट्राइजो। किसको बैंक्स बोर्ड ब्यूरो द्वारा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और एमडी के रूप में चुना गया है? एसएन राजेश्वरी एवी गिरजा कुमार की जगह लेंगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी द्वारा कितनी राशि का जुर्माना लगाया गया है? समय पर अपने वित्तीय लेन देन की जानकारी न देने की वजह से 7 लाख रुपए का जुर्माना। मद्रास के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ईंधन दक्षता बढ़ाने के लिए ऑटोमोबाइल उद्योग में स्टील और एल्युमिनियम के बदले किस मिश्र धातु को प्रयोग करने की टेक्निक विकसित की है? तो वो है मैग्नीशियम। स्वामी रामदेव जी की पतंजलि ने ई कॉमर्स में अपनी कौन सी ऐप शुरू की है? तो वो है ऑर्डर मी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करता हूं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे, काफी कुछ आपने नया सीखा होगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।